नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हिस्ट्री शीटर। 90 का दशक, यूपी में अपराध और राजनीति के गहरे गठजोड़ का दौर। विकास दुबे को भी इसी दौर ने अपनी ओर खींचा। स्थानीय लेवल पर चुनाव लड़ने वाले नेताओं को ऐसे दबंगों की जरूरत होती थी जो वोट दिलवा सके और विरोधियों को डरा भी सके। विकास को भी यह मौका मिला। उसके खिलाफ हथियारों की तस्करी, अपहरण और हत्या जैसे संगीन आरोप दर्ज होने लगे, लेकिन हर बार या तो गवाह पलट जाते या पुलिस ठीक से सबूत ही पेश नहीं कर पाती। 90 के दशक के अंत तक विकास दुबे का नाम पूरे कानपुर और आसपास के जिलों में डर का पर्याय बन गया। लोग कहते थे कि अगर बिकरू गांव से गुजरना है तो विकास दुबे से इजाजत लेनी पड़ेगी। कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे अपनी हैसियत के हिसाब से एक अलग तरह की सरकार चलाता था। एक से बढ़कर एक अपराधियों से लेकर मवालियों तक और गुंडों से लेकर बवालियों तक विकास दुबे सबको पनाह देता था और खुद को गैंगस्टर बताता था। विकास दुबे की पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस के लोग उसके लिए मुखबिरी करते थे और यही नहीं, गोली, बंदूक, हथियार, बम ये सब लेकर विकास दुबे अपने तकिए के नीचे सोता था और पुलिस प्रशासन को रत्ती भर भी भनक नहीं लगती थी। फिलहाल गैंगस्टर विकास दुबे को तो दुनिया से विदा कर दिया गया, लेकिन उसके अपराधों की फेहरिस्त लंबी रही। हिस्ट्री शीटर में हम आपको बताएंगे कि ये जो सवाल है इसके पीछे आखिर क्या राज है। देखिए हिस्ट्री शीटर की ये रिपोर्ट। विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। विकास दुबे कानपुर देहात में एक ऐसा नाम बन चुका था जिससे वहां के लोग उसे खौफ खाते थे। उसका काम था जमीनों पर कब्जा करना, रंगदारी और धमकाकर सरकारी ठेके कब्जाना। विकास की पहचान कानपुर की पुलिस और कई बड़े नेताओं से भी बड़ी थी, जिसके चलते उसका बिकरू समेत चौबेपुर में बहुत बड़ा रसूख था। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। चौबेपुर की ये वही गलियां हैं जहां से गैंग्स ऑफ चौबेपुर की शुरुआत हुई थी और इस गैंग का सरगना विकास दुबे था। विकास दुबे जैसे जैसे ताकतवर होता गया, उसके साथियों की लिस्ट बढ़ती गई। विकास को पंडित जी बुलाने वाले उसके साथी लोगों को धमकाने से लेकर अवैध वसूली तक हर काम किया करते थे और अपने पंडित जी यानी कि विकास दुबे के लिए जान तक देने के लिए तैयार थे। अमर दुबे, जय वाजपेयी, प्रभात, दयाशंकर ये सभी उसी गैंग का हिस्सा थे। कोई विकास के काले धन को सफेद करने का काम करता था तो कोई विकास का नाम लेकर जमीनों पर कब्जा करता था। इस गैंग्स ऑफ चौबेपुर के ताकतवर होने की सबसे बड़ी वजह थी बड़े राजनेताओं और पुलिस महकमे से पहचान, जिसके दम पर वो अपने सभी काम करवाना जानता था।
विकास को अपनी ताकत का इतना गुरूर था कि वो बिकरू गांव में खुद को पंचायत का मुखिया मानता था। जब भी गांव में दो पक्षों के बीच विवाद होता तो वो सुलह करवाने पहुंच जाता। और कानपुर में बिल्कुल एक साधारण गांव के अंदर पैदा हुआ। बिकरू कांड बड़ा मशहूर हुआ बाद में। वहाँ से पैदा हुआ, उसका सफ़र शुरू हुआ और 90s के दशक में धीरे धीरे वो एक अपराध की दुनिया में आया। 60 से अधिक उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें डकैती, अपहरण, एक्सटॉर्शन, तमाम जो बड़े सेक्शंस हैं उसके अंदर उसके खिलाफ हीनियस मुकदमे दर्ज किए गए। सबसे ज़्यादा प्रकाश में जब आया जब उसने एक बीजेपी नेता संतोष का सरेआम मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद जेल में रहा, परंतु राजनीतिक रसूख उसके इतने ज़्यादा थे कि उन रसूखों को चलते हुए जो मेन गवाह थे, जो स्टार विटनेस थे, वो कोर्ट में गवाही देने आए ही नहीं, जिस वजह से वो बरी हो गया। और बरी होने के बाद में वो खुलकर, जिसको कहते खुल के उसने क्राइम की दुनिया में बैटिंग की। 90 के दशक में लोगों से मारपीट और लूटपाट करने वाला बदमाश विकास दुबे 25 साल के अंदर कानपुर में राजनीतिक दलों की आंखों का तारा बन चुका था। राजनीतिक दलों को यकीन हो चला था कि विकास दुबे की ताकत के दम पर वोट बैंक किसी के भी पाले में खींच सकता था। इसलिए बीएसपी हो या फिर एसपी, वो दोनों ही पार्टियों में शामिल हो गया। – 2015 से 2016 के बीच विकास दुबे लखनऊ में बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले में चलता था। उसके काफिले में लोगों के पास हथियार होते थे, जबकि वो ना तो विधायक था, ना ही सांसद या फिर मंत्री। वो खुद को छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता बताता। विकास दुबे गैंगस्टर ही नहीं था, बल्कि यूपी में नेतागिरी में भी हाथ आजमा रहा था। ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य से लेकर कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने में अपने सियासी कनेक्शन का फायदा उठाता रहा। फिर चाहे यूपी में बीएसपी की सरकार रही हो या फिर समाजवादी पार्टी की, विकास दुबे के पास कई ऐसी गाड़ियां थीं जो बिना रजिस्ट्रेशन के चलाई जाती थी। विकास दुबे के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विकास दुबे जब भी बिकरू गांव के अपने घर से बाहर निकला करता था तो या तो लोग डर के मारे अपने घरों के अंदर छिप जाया करते थे, या फिर उसके सामने सर झुकाकर खड़े होते थे, या फिर दौड़कर उसके पैर छू लिया करते थे। विकास दुबे जब कभी भी अपने घर से बाहर निकला वो हमेशा अपने साथ ऑटोमेटिक हथियार रखा करता था, क्योंकि ये बात विकास दुबे अच्छी तरह जानता था कि उत्तर प्रदेश की क्राइम की दुनिया में जिस तरह से क्राइम को अंजाम देते देते उसने अपना नाम बहुत बड़ा बना लिया था, उसी क्राइम की दुनिया के कई और गैंगस्टर उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश के किसी गैंगस्टर ने विकास दुबे पर कभी भी कोई जानलेवा हमला किया हो। इसके अलावा वो खुद लखनऊ नंबर की एम्बेसडर कार का भी इस्तेमाल करता था, जैसा अक्सर सियासी लोग करते हैं। सफेद पोश दिखने के लिए गैंगस्टर ने वो सभी चीजें की जिससे उसे सियासत का आश्रय मिलता रहे। 1990 के दशक में विकास दुबे कानपुर जिले के बिकरू में छोटा मोटा बदमाश हुआ करता था। पुलिस अक्सर उसे मारपीट के मामले में उठाकर ले जाती, लेकिन तब भी उसे छुड़वाने के लिए स्थानीय रसूखदार नेताओं के फोन आते थे। इस दौरान विकास दुबे ने कई जमीनों पर अवैध कब्जे किए। जेल में बंद रहते हुए भी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने शिवराजपुर से नगर पंचायत का चुनाव भी लड़ा, जिसमें उसे जीत मिली थी और पत्नी को भी पंचायत सदस्य का चुनाव जितवाया था। विकास का रसूख इसी तरह लगातार बढ़ रहा था। इसके साथ ही उसकी गैंग और बड़ी होती जा रही थी। गैंग का एक एक सदस्य लगातार अपराध करता रहा।
जुलाई की रात को भी विकास दुबे की गिरफ्तारी का अंदेशा होते ही चौबेपुर के सभी गैंगस्टर ने एकजुट होकर पुलिस पर हमला किया और फिर एक एक कर सभी फरार हो गए। चौबेपुर के इस गैंग ने यूपी पुलिस को 6 दिन तक छकाया। आखिरकार पुलिस विकास दुबे तक पहुंचने में कामयाब रही। विकास दुबे ने जब दबाव ज्यादा पड़ा पॉलिटिक्स का, राजनेताओं का, तो उसको अरेस्ट करने के लिए एक पुलिस की टीम उसके गांव पहुंची, जिसको बिकरू कांड के नाम से जाना जाता है। जब उसके घर को घेरने की कोशिश की गई तो उसने स्वचालित हथियारों से पुलिस पार्टी पर अटैक किया, जिसमें पुलिस वाले 8 मारे गए और कई घायल हुए। तो ये बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय बन गया। विकास दुबे के खिलाफ 60 आपराधिक मामले दर्ज थे। हत्या, अपहरण, रंगदारी, दंगा भड़काने जैसे केस दर्ज हुए। साल 2000 में कॉलेज स्टाफ सिद्धेश्वर पांडे की हत्या का मामला चला। साल 2001 में दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या का मामला चला और साल 2002 में कानपुर में जमीन पर अवैध कब्जा का मामला भी बना। साल 2004 में केबल कारोबारी दिनेश दुबे की हत्या का केस भी चला। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हाउस में करो, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। यूपी के मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान मार गिराया। संदेश साफ था, अपराध के संक्रमण के खिलाफ न जातिवाद चलेगा और न ही क्षेत्रवाद। ये नए उत्तर प्रदेश का संकल्प था। ये योगी सरकार के सम्मान की लड़ाई थी। ये योगी राज के स्वाभिमान का संग्राम था। 2017 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर गुंडे, हर माफिया को साफ शब्दों में संदेश दिया था कि अपराधियों की सजा क्या होगी और माफिया को और अपराध मुक्त यूपी के लिए सीएम योगी के शपथ की ये तस्वीरें गवाही देती। एनकाउंटर के दौरान विकास दुबे का मारा जाना यूपी में आपराधिक लॉबी पर एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा था। ये वो विकास दुबे था जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का पाप किया था, जिसके खिलाफ 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और जो इतने सालों से अपराध का साम्राज्य बसाए बैठा था। विकास दुबे के साथ ही उसके अपराधों का अंत भी हो गया। उस गैंग का खात्मा कर दिया गया जिसका कानपुर में बड़ा दबदबा था। यहाँ सिर्फ विकास दुबे का ही अंत नहीं हुआ, बल्कि हर अपराधी को एक बड़ा संदेश दिया गया कि अब यूपी में रंगबाजी नहीं चलेगी। अपराधी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कानून के रसूख से बच नहीं पाएगा। विकास दुबे के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विकास दुबे जब भी बिकरू गांव के अपने घर से बाहर निकला करता था तो या तो लोग डर के मारे अपने घरों के अंदर छिप जाया करते थे या फिर उसके सामने सर झुकाकर खड़े होते थे या फिर दौड़कर उसके पैर छू लिया करते थे। विकास दुबे जब कभी भी अपने घर से बाहर निकला वो हमेशा अपने साथ ऑटोमेटिक हथियार रखा करता था, क्योंकि ये बात विकास दुबे अच्छी तरह जानता था कि उत्तर प्रदेश की क्राइम की दुनिया में जिस तरह से क्राइम को अंजाम देते देते उसने अपना नाम बहुत बड़ा बना लिया था, उसी क्राइम की दुनिया के कई और गैंगस्टर उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश के किसी गैंगस्टर ने विकास दुबे पर कभी भी कोई जानलेवा हमला किया हो। विकास दुबे जो पुलिस और कानून से खेलता था, वो विकास जो अपराध की दुनिया का बादशाह था, वो विकास जिसका यूपी की रंग बदलती सियासत में इस्तेमाल हुआ, जिस विकास ने गुनाह के धंधे के लिए राजनीति का इस्तेमाल किया, उस विकास का अंत भी कुछ उसी अंदाज में हुआ। विकास एनकाउंटर में मारा गया, गोलियां चलती रही, पुलिस और पॉलिटिक्स का दाव पेच चलता रहा और लोग उसकी गोलियों का शिकार बनते गए। हर गोली पर एक ही नाम लिखा था, विकास दुबे। जिन गोलियों के दम पर विकास दुबे 25 सालों तक यूपी में खादी और खाकी का खेल खेलता रहा, वही गोलियां, उसी खेल ने आखिरकार विकास दुबे का काम तमाम कर दिया। मध्य प्रदेश में उज्जैन के अंदर
जो मंदिर है महाकाल का, उसमें महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंचा, परंतु वो तमाम जो ट्रैकिंग का सिस्टम था पुलिस का वो एक्टिवेट रहा और उसको ट्रेस करा गया। और वहाँ से ट्रेस कर कर जब मंदिर के बाहर से उसको अरेस्ट कर कर लाया जा रहा था तो कानपुर के पास ही रास्ते में एक गाड़ी पलट गई। अब वो गाड़ी पलटी, या अदालत की भाषा में कहें कि एक्सीडेंटल वो गाड़ी पलट गई, और चूंकि वो एक रिवॉल्वर छीन रहा था पुलिस वाले थे तो उसको पीछा करते हुए उसका एनकाउंटर कर दिया गया, क्योंकि इतना खतरनाक अपराधी था जिसने 8 पुलिस वालों को निर्दयता के साथ मार दिया। आप उसके उम्मीद करें कि शायद वो ट्रायल पूरा फेस करेगा या ट्रायल से बच के नहीं निकलेगा, इसलिए ये इसका अंत उसी तरह हुआ जिसने उसने 8 हमारे पुलिस साथियों का नृशंस मर्डर किया, और ये बिल्कुल उसको ईश्वर के पास पहुंचा दिया गया। ब्राह्मण परिवार का वो युवक अर्जुन पंडित फिल्म की नायक के तर्ज पर खुद को विकास पंडित कहता था, लेकिन उसकी हसरतें नेता और अफसरों का दरबार लगाने वाले खलनायकों जैसी थी। उसने गैंग बनाया था, बुलेट गैंग। बुलेट बाइक पर खुलेआम हथियार लेकर घूमने वाले उस युवक ने कम ही दिनों में गुर्गों की एक बड़ी टोली खड़ी कर ली थी। असल में वो गैंग के जरिए कानपुर में दहशत का बड़ा ब्रांड बनना चाहता था। उसने लूट, जबरन वसूली और जमीन पर कब्जे को अपना धंधा बना लिया था। उत्तर प्रदेश के अंदर जो जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स थे उनके साथ में उसके शुरुआती रिश्ते बहुत अच्छे थे, परंतु उसने अपना एक छत्र राज जमाने के लिए खुद ही उसने तमाम जो गैंग की एक्टिविटीज़ थी अपने हाथ में ले ली। तमाम जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश थे, चाहे वो शाही थे चाहे और दूसरे जो गैंगस्टर्स थे, उनके साथ शुरू में उसने हाथ मिलाया, परंतु बाद में हाथ झटक कर उसने अपने इंडिपेंडेंट रूप से अपने गुर्गे पाल लिए। और ख़ास तौर से बिकरू गांव के जो बेरोजगार लड़के थे या आसपास के गांव के थे वो उसके गैंग में शामिल हो गए। उनको वो फाइनेंशियली सपोर्ट करता था, उनका रॉबिन हुड उनका देवता बन गया था, उनका भगवान बन गया था, उनको हर तरह की सहूलियत प्रदान करता था, जो उसको वो भगवान के रूप में देख के, रॉबिन हुड के रूप में देखकर उसकी तमाम जो उसके इशारे पर काम करते थे, शूट आउट से लेके और तमाम एक्सटॉर्शन तक उसका एक छत्र राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर चलता रहा। साल 2000 में ताराचंद इंटर साल कॉलेज के प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या के आरोप में पहली बार सीधे तौर पर विकास का नाम सामने आया। विकास ने इसी इंटर कॉलेज से स्कूल की पढ़ाई की थी। ताराचंद इंटर साल कॉलेज के पास एक प्लॉट को लेकर विकास दुबे का प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे से झगड़ा चल रहा था। इस झगड़े का अंत छात्र के हाथों गुरु की हत्या से हुआ। सिद्धेश्वर पांडे की हत्या के केस में उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई, लेकिन बाद में वो जमानत पर छूट गया। विकास दुबे, जिसे विकास पंडित के नाम से भी जाना जाता था, उसके खिलाफ पहला आपराधिक मामला साल 1990 के दशक में दर्ज हुआ था और साल 2020 आते आते विकास दुबे के खिलाफ 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे। विकास दुबे की दरिंदगी और उसके खौफ का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर बड़ी बेरहमी से उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। कहा जाता है कि इसी हत्याकांड के बाद विकास दुबे की मौत का काउंटडाउन शुरू हो गया था। विकास दुबे ये अच्छी तरह जानता था कि इस हत्याकांड के बाद वो उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों कभी नहीं बचेगा, इसीलिए वो कई राज्यों की खाक छानता रहा। इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस भी विकास दुबे के पीछे साई की तरह पड़ी रही। अंत में विकास दुबे ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में जाकर सरेंडर कर दिया, क्योंकि वो ये अच्छी तरह जानता था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस उसके पीछे पड़ी है, अगर वो उसके हाथ नहीं आएगा तो उत्तर प्रदेश पुलिस उसका एनकाउंटर जरूर कर देगी। शिवली नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष ललन वाजपेयी को विकास दुबे दुश्मन नंबर 1 समझता था। यूपी की बीजेपी सरकार में तत्कालीन दर्जा राज्य मंत्री संतोष शुक्ला ललन वाजपेयी का समर्थन करते थे। विकास दुबे को ये बात खटक रही थी, लेकिन इसके बाद विकास दुबे ने जो किया, इसका अंदाजा पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं था। ये विकास दुबे का ही खौफ था कि थाने में खुलेआम मंत्री की हत्या के बाद भी उसके खिलाफ कोई गवाह सामने नहीं आया। विकास दुबे निचली अदालत से बरी हो गया।
अदालत से बरी होने के बाद विकास दुबे का हौसला आसमान छू रहा था। उसने फिर अपने साथियों के साथ ललन वाजपेयी के घर पर हमला बोल दिया और ललन वाजपेयी के दोस्त कृष्ण बिहारी समेत 3 लोगों की हत्या कर दी। हत्या का सिलसिला शुरू हो चुका था। साल दर साल विकास दुबे के नाम हत्या के आरोपों की लिस्ट लंबी होती चली गई, लेकिन अचरज की बात ये थी कि गवाहों की गैर मौजूदगी और सबूतों की कमी की वजह से विकास दुबे हर बार अदालतों की चौखट से बरी होता रहा। बहुत छोटे छोटे अपराधों के अंदर लिप्त रहा, परंतु जब 1990 के अंदर उसने संतोष का, बीजेपी के लीडर का मर्डर किया और जब उसको अरेस्ट किया गया और फिर वो उसी क्रम के अंदर बरी भी हुआ, उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लगभग 60 से ऊपर मुकदमे जिसमें हत्या, डकैती, तमाम हीनियस अपराध उसके अंदर दर्ज हैं पुलिस की डायरीज के अंदर। वो उसका एक अपराध का एक इतिहास बन गया। इसी इतिहास के चलते हुए उसकी समाप्ति हुई। जैसे और गैंगस्टर्स की समाप्ति होती है, उसी तरह बिकरू कांड के बाद इसका हमेशा के लिए अध्याय समाप्त हो। क्योंकि वो भी एक उम्मीदवार था, इलेक्शन की लाइन में था और समाजवादी पार्टी के जो राइवल उसके नेता थे वो नहीं चाहते थे कि संतोष उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े और पार्टी के अंदर जो है उसका कद ना बढ़ जाए। इसी क्रम में संतोष को निपटाने के लिए उन्होंने उसकी ड्यूटी लगाई कि विकास की ड्यूटी के उसको निपटाया जाए, जिससे कि आगे आने वाले समय में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें अपने कैंडिडेट्स की जो जीत है सुनिश्चित की जा सके। इसी क्रम के अंदर उसका मर्डर करा। केबल ऑपरेटर दिनेश दुबे का राजू खुल्लर नाम के एक शख्स से विवाद चल रहा था। ये कारोबारी विवाद दिनेश दुबे की जान पर भारी पड़ गया, क्योंकि राजू खुल्लर विकास दुबे का करीबी था। विनय, जैसे पुलिस में मौजूद कुछ गद्दारों और सरकार में मौजूद कुछ तरफदारों की वजह से ही विकास दुबे माफिया डॉन बना। हत्या की कोशिश, लूट, डकैती और जबरन जमीन कब्जाने जैसे तकरीबन 60 से ज्यादा आपराधिक मामले विकास दुबे पर दर्ज थे। विकास दुबे कई बार पकड़ा भी गया और जेल भी गया, लेकिन जेल से ही वो अपना गैंग D124 ऑपरेट करता रहा। जेल से ही वो आदेश देता रहा और बाहर उसके गुर्गे क्राइम को अंजाम देते गए। विकास दुबे जब जब जेल गया, बहुत जल्दी और बहुत कम दिनों में ही उसे जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ जाया करता था। नेताओं का आशीर्वाद मिलने के चलते ही पुलिस भी विकास दुबे से दूर ही रहती थी। साल 1995-96 में विकास दुबे ने खुद को बचाने के चलते ही बीएसपी को ज्वाइन कर लिया, तो वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी ने जिला पंचायत का चुनाव समाजवादी पार्टी के समर्थन से लड़ा। 12 मार्च 2004 ये वही तारीख थी जिस दिन दिनेश दुबे की हत्या कर दी। दिनेश दुबे की हत्या के केस में भी विकास दुबे निचली अदालत से ही बरी हो गया। पुलिस थाने में विकास दुबे के गुनाह की फाइल दिनों दिन मोटी होती चली गई। पुलिस अफसर आते जाते रहे, लेकिन विकास दुबे बेखौफ हत्या, लूट, डकैती, वसूली और जमीन के कब्जे में लगा रहा। ये विकास के राजनीतिक आकाओं के बिना मुमकिन नहीं था। विकास दुबे ने बुलेट गैंग बनाकर गुनाह की दुनिया में कदम रखा था। बताया जाता है कि ये गैंग भी बड़े राजनीतिक रसूख वाले नेता की शह पर बना था। विकास दुबे ने राजनीति से नाता जोड़ा तो वो नेताओं की तरह बात करने लगा। वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिकिशन श्रीवास्तव को अपना राजनीतिक गुरु बनाने लगा। – 2006 के वीडियो में विकास ने हरिकिशन श्रीवास्तव को अपना गुरु बताया था। 2017 के वीडियो में विकास ने बीजेपी के 2 विधायकों से नजदीकियां मानी। समाजवादी पार्टी के तौर के कैबिनेट मंत्री के साथ विकास की तस्वीर आई। विकास दुबे की पत्नी ऋचा घिमाऊ से जिला पंचायत सदस्य रहीं। 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता था विकास दुबे। राजनीति में पैर जमाने के लिए विकास दुबे ने कितने पैंतरे बदले, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीर पहले बीएसपी में रहे और अब बीजेपी सांसद अशोक रावत की है, जिनके साथ विकास दुबे नजर आ रहा है। विकास दुबे की ये दूसरी तस्वीर कांग्रेस के पूर्व सांसद राजा रामपाल के साथ है।
साल 2017। इन तस्वीरों के अलावा साल 2017 का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक हत्या की साजिश के मामले में पुलिस विकास से पूछताछ कर रही है और वो पुलिस के सामने नेताओं से अपना कनेक्शन बता रहा है। विकास दुबे जिस बिल्हौर और चौबेपुर विधानसभा से जुड़ा रहा है, उस इलाके में पिछड़ी जातियों की राजनीति हावी रहती है। ऐसे में विकास दुबे गैर ब्राह्मण नेताओं को ब्राह्मण वोट दिलाने की गारंटी देता था। कानपुर पुलिस महकमे के कौन पुलिसकर्मी थे जो विकास दुबे को सलाम ठोकते थे? कौन विकास के लिए मुखबिरी करता था? इस सवाल पर बड़े पुलिसकर्मियों ने चुप्पी साध रखी थी। ये खामोशी तब टूटी जब एक दिन विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों को गोलियों से भून दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश में सपा का जब शासन था तो अपराधियों का पूरा बरदहस्त हाथ मिला था, चाहे मुख्तार अंसारी और बड़े अपराधी हों, जिनको पूरा संरक्षण मिला हुआ था। और उसी क्रम के अंदर विकास दुबे के ऊपर भी समाजवादी पार्टी का पूरा हाथ था। बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी फोटो देखी जा सकती है, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो उसको राजनीतिक संरक्षण था। इसी क्रम के अंदर जब संतोष की हत्या 2010 में की गई, तब उसके साथ में यही हुआ कि वो बरी हो गया। उसके बाद उसका इतिहास एक अपराध की दुनिया में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जो कि लास्ट में बिकरू कांड के रूप में समाप्त हुआ। तमाम जो हथकंडे थे, विकास दुबे उनको अपना था अपनी पार्टी के नेता को खुश करने के लिए। उसके रिटर्न में उसको सब कुछ मिलता था। वो सबके सामने है कि नेता लोग किस तरह से उसको शरण देते थे, किस तरह उसको खुली आज़ादी थी लूट मचाने की। तो उसने दबा के, राजनेताओं ने उसका यूज़ किया, उसने राजनेताओं का यूज़ किया। ये एक आपस में एक्सचेंज ऑफर था कि आप मुझे आज़ादी दो, मैं तुम्हें तमाम वोटें दूंगा, तमाम तरह की आपको चीज़ें मुहैया कराऊंगा। इस क्रम के अंदर जो विकास दुबे या विकास पंडित था, उसका एक बहुत बड़ा राजनीतिक एक जो अध्याय था, वो उसकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो गया। सीओ देवेंद्र मिश्रा की अगुवाई में विकास दुबे के घर रेड करने के लिए गई पुलिस की टीम पर हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन विकास दुबे पुलिस वालों की नाक के नीचे से निकल भागा। यूपी एसटीएफ जब विकास दुबे को लेकर उज्जैन से कानपुर के लिए निकली तो किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही घंटों में एक नई कहानी सामने आएगी। ये कहानी विकास दुबे के एनकाउंटर की थी। ये कहानी यूपी पुलिस की थी। विकास दुबे के एनकाउंटर की कहानी में कई पेच हैं, लेकिन अपने पीछे जो वो सवाल छोड़ गया उसके जवाब अभी बाकी हैं। अगर वो जिंदा होता तो कई बड़े खुलासे हो रहे होते, कई सच सामने आते और कई बड़े सफेद पोश चेहरे भी बेनकाब हो जाते। जिनकी शय और संरक्षण में विकास दुबे ने समाज और सिस्टम दोनों के लिए एक नासूर बन चुका था। दो जुलाई 2020 की वो रात थी जब यूपी की धरती लाल हो चुकी थी, जब गोलियों की तड़तड़ाहट ने सिर्फ बिकरू नहीं बल्कि लखनऊ तक को हिला दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से बिकरू की गोलियां गूंज उठी। कानपुर वाला विकास, कानपुर में खल्लास, और जिसने पूरी जिंदगी किसी दूसरे की जिंदगी की कीमत नहीं समझी, अस्पताल पहुंचकर भी उसकी जिंदगी बचाई नहीं जा सकी। गैंगस्टर विकास दुबे का खेल खत्म हो चुका है और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है। लेकिन उसकी गिरफ्तारी से लेकर एनकाउंटर तक चले इस घटनाक्रम से लेकर कई सवाल उठते हैं कि आखिर इतना बड़ा गैंगस्टर उज्जैन कैसे पहुंचा और एक मेमने की तरह पुलिस के जाल में कैसे फंस गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह खौफ खत्म हो पाया या फिर यह खौफ आज भी बरकरार है। फिलहाल हिस्ट्री शीटर में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और गैंगस्टर की क्राइम कुंडली के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया डेली।